नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सोवियत संघ की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे भी क्वेश्चन आता है और आने की संभावना भी है। तो जो सोवियत संघ 1922 में बना था और 1991 में जा करके उसका विघटन हो जाता है, और सोवियत संघ के विघटन की वजह से ही जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी वो उसका अंत हो जाता है, क्योंकि सोवियत संघ रूपी जो ध्रुव होता है, जो एक केंद्र होता है, उसका समापन हो जाता है। इसकी वजह से द्विध्रुवीयता का अंत होता है, शीत युद्ध का अंत होता है, अमेरिका की विजय होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उभर करके आता है। अमेरिका के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आगे बढ़ती है और अमेरिका अपने तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गवर्न करता है। तो वो तमाम सारी चीज़ें हमने आपको इससे पहले के जितने भी वीडियो लेक्चर हुए हैं उसमें आपको बताया है। और आज जो सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत केंद्र हुआ करता था, आखिर में जब वो टूटा 91 में, जब उसका विखंडन हुआ, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या प्रभाव आया, उसके विखंडन के क्या परिणाम हुए, किस कारण से उसका विखंडन हुआ, इन तमाम सारे बिंदुओं पर हम आपसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और आज हम उस सोवियत संघ की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सोवियत संघ की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम सोवियत संघ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं। आर्थिक व्यवस्था, तो सोवियत संघ जो कि आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत था, सैनिक रूप से भी बहुत मजबूत था, तो वो भी किस प्रकार से उसने अपना विकास किया, तो ये भी एक बड़े ही काबिल गौर चीज है। तो आज हम उसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी जो आर्थिक व्यवस्था थी उसकी पहली विशेषता ये थी, ये इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसकी पहली विशेषता थी कि इसकी अर्थव्यवस्था जो थी वो कैसी थी, वो समाजवादी थी। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था से होता है जिसमें उत्पादन और वितरण के जो साधन होते हैं ना, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, उस पर राज्य का नियंत्रण होता है। देखिए, हमने आपसे कहा कि उत्पादन और वितरण के साधन, उत्पादन और वितरण के साधन। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे किसी चीज का उत्पादन होता है, एक तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, जैसे आपकी जमीन हो गई, जो जमीन के अंदर पाया जाने वाला जो खनिज पदार्थ है, रॉ मटेरियल्स हैं, वो हो गए। फिर उसके साथ साथ और प्रोडक्शन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में, कारखानों में प्रोडक्शन होता है। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं, चाहे वो आपकी जमीन हो, कारखाने हों, और जमीन के अंदर जो भूगर्भ में पाए जाने वाले जो खनिज संसाधन हैं, और जो कारखाने हैं, बैंक हैं, परिवहन की जो व्यवस्था है, शिक्षा की जो व्यवस्था, वो तमाम सारी चीजें जो होती हैं ना, तो वो उस पर
इस पर भी, और वितरण के साधन। अब जैसे मान लीजिए कि जो सरकार ने, जैसे जब किसान लोग अनाज पैदा करते हैं तो सरकार उसको अपने भंडारण में इकट्ठा करती है, और जहाँ भी पूरे भी देश में जहाँ जहाँ जरूरत होती है वो नागरिकों के पास उसको पहुँचाया जाता है, वितरित किया जाता है। और इसी प्रकार से जो उनकी बेसिक जरूरतें होती हैं, उनके पास, उनको आवास हो गया, कपड़ा हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, दवाई हो गई, ये तो जो वितरण के जो साधन हैं, तो उत्पादन और वितरण के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य का नियंत्रण होता है, प्राइवेट क्षेत्र का नियंत्रण नहीं होता है। तो जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, उसकी पहली विशेषता यह थी कि वहां की अर्थव्यवस्था समाजवादी थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण के साधन पर सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण होता है। तो ये चीज है। और इसी के साथ साथ आप एक चीज और जान लीजिए, एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल विपरीत होती है, जस्ट अपोजिट होती है। यहाँ पर क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण के जो साधन होते हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य का नियंत्रण होता है, प्राइवेट क्षेत्र के अंतर्गत वो नहीं आते हैं। लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जैसे कि अमेरिका हो गया और यूरोप के जो अधिकांश देश उस समय थे, जो अमेरिका के गठबंधन में शामिल जो देश थे वो तो थे ही थे, और आज के टाइम में लगभग पूरे विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही पाई जा रही है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधन पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता है, सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो निजी क्षेत्र होता है, जो औद्योगिक घराने होते हैं, उनका नियंत्रण होता है। जैसे भारत के संदर्भ में हम देखें तो जैसे आपके अडानी हो गए, अंबानी हो गए, बिरला हो गए, टाटा हो गए, महिंद्रा हो गए, बजाज हो गए, ये सब क्या है, ये सब निजी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये निजी क्षेत्र के औद्योगिक घराने हैं। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो उसमें जैसे भारत की भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नाल्को है, कोल इंडिया है, सेल है, भेल है, बेल है, वो तमाम सारी कंपनियां हैं। तो ये तो सरकारी कंपनियां हो गई। लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन और वितरण के साधन पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि प्राइवेट क्षेत्र का नियंत्रण होता है, पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें एक जो सबसे अच्छी बात यह होती है कि यहाँ पर जो नीडी व्यक्ति होता है, जो जरूरतमंद लोग होते हैं ना, उन तक चीजें सरकार के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं। तो सोवियत संघ की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसकी पहली विशेषता ये थी कि वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। और इसकी जो दूसरी विशेषता थी वो थी नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था। अब देखिए नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब पहले आप समझ लीजिए। देखिए जो नियोजित अर्थव्यवस्था होती है उसमें वो क्या होता है कि इस अर्थव्यवस्था में किस चीज का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है और किस प्रकार से उत्पादन करना है, ये सारा का सारा जो निर्णय होता है, इस बात का जो निर्धारण होता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, वो राज्य के द्वारा किया जाता है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब आप सिर्फ इतना समझिए कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किस चीज का उत्पादन होगा, फैक्ट्रियों में कितना होगा, किस प्रकार से होगा, ये सब कुछ सारा का सारा जो निर्धारण है, निर्णय है, वो सरकार के द्वारा किया जाता है। और नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकारों के द्वारा एक निश्चित प्लान बनाया जाता है 5 वर्ष के लिए,
ज़्यादातर 5 वर्ष का ही प्लान बनाया जाता है। तो उसमें 5 वर्ष में प्लान बनाया जाता है कि 5 वर्ष में हमें किन किन क्षेत्रों में क्या क्या करना है। तो वो एक निर्धारण कर लिया जाता है, एक टारगेट फिक्स कर लिया जाता है, फिर उस 5 वर्ष में उसी क्षेत्र में कार्य किया जाता है। फिर जब 5 वर्ष बीत जाता है तो फिर अगले 5 साल के लिए योजना बनाई जाती है। तो ये जो नियोजित अर्थव्यवस्था होती है उसकी एक विशेषता ये होती है कि सब कुछ हमें किस क्षेत्र में कितना विकास करना है, कितना हमने टारगेट फिक्स किया है, किस चीज का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, कैसे करना है, सारा का सारा सब कुछ सरकार के द्वारा किया जाता है। और इसी नियोजित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ ने जो पहली बार अपनी पंचवर्षीय योजना लागू की, सोवियत संघ की प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसी योजना से प्रभावित होकर के हम लोगों ने भी 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की थी। तो यहाँ पर जो पहली पंचवर्षीय योजना आई वो आई 1928 में, 1928 में। और भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आई वो आई 1951 में। देखिए ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। और इसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जैसे पाकिस्तान की जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, पाकिस्तान की जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी वो आई थी 1948 में। और चीन की जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, यानी चीन ने अपनी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया 1953 में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा कि सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना आई 1928 में, भारत की आई 1951 में, पाकिस्तान की 1948 में और चीन ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया 1953 में। तो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमें अगले 5 वर्षों में किन किन क्षेत्रों में कितना विकास करना है, ये सब सरकार के द्वारा तय कर दिया जाता है। फिर अगले 5 वर्ष उसी क्षेत्र में कार्य किया जाता है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था आप जहां भी देखेंगे, खास करके समाजवादी देशों में ही मिलती है, तो उसमें आपको ये 5 ईयर प्लान आपको जरूर दिखाई देगा। और 5 ईयर प्लान के माध्यम से सरकार 5 वर्ष में हमें क्या करना है, किस सेक्टर में कितना करना है, वो सब तय कर लिया जाता है। और इसकी जो तीसरी विशेषता थी, सोवियत संघ की जो आर्थिक विशेषता थी, वहां पर जो लोगों का जो जीवन स्तर था, जीवन स्तर भी काफी अच्छा था। और सोवियत संघ में 1929 के बाद वहां पर औद्योगिकरण और कृषि के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हुआ। और उस विकास की वजह से जब वहां बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ, कृषि क्षेत्र में खूब विकास हुआ, तो उस विकास की वजह से वहां की आर्थिक समृद्धि बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी। तो लोगों को की जो बेसिक जरूरतें होती हैं वो अच्छी तरीके से पूरी हो पाई। सरकार ने वहां पर शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, जो बुजुर्ग लोग थे, जो कार्य करने में अक्षम लोग थे, उनको पेंशन व्यवस्था, आवास वगैरह की व्यवस्था उपलब्ध कराई, जिससे वहां पर बड़े पैमाने पर विकास हुआ। लोगों ने अपना योगदान दिया अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था बढ़ी। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या था कि सोवियत संघ दुनिया का ऐसा पहला देश था, सोवियत संघ दुनिया का ऐसा पहला देश था जहां पर कार्य का अधिकार दिया गया था। जहां पर कार्य का अधिकार नागरिकों को था, यानी कोई भी नागरिक
जैसे ही कार्य करने के लिए योग्य होता था तो उसको तुरंत काम मिलता था। तो वहां पर राइट टू वर्क, कार्य का अधिकार नागरिकों को दिया गया था और ये दुनिया का पहला देश था जहां पर उसने अपने नागरिकों को कार्य के अधिकार की गारंटी दी थी कि आप कार्य करने के लायक हो जाएं तो आप आकर के हमें सूचित करें और आप हमसे तुरंत कार्य प्रदान करें ताकि आपको इनकम हो। तो वहां पर नागरिकों को कार्य का अधिकार प्रदान किया गया था और इस वजह से वहां पर बेरोजगारी नहीं थी, बेकारी नहीं थी। तो ये सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी कुछ ये प्रमुख विशेषताएं थी। इसको आप विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अति लघुत्तरी बहुविकल्पी के रूप में भी पूछा जा सकता है, अति लघुत्तरी प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है, लघुत्तरी प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी पूछा जा सकता है। क्योंकि यदि पूछ लेगा आपसे कि सोवियत संघ की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तो आपको दोनों को करना होगा तो वो दीर्घ उत्तरी में पूछ लेगा। और यदि आपसे सिर्फ ये पूछे कि सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख कीजिए या आर्थिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तो ये फिर आपका उसमें जो है दीर्घ लघु उत्तरी जो 100 शब्द से लेकर के 125 शब्द में जिसका आंसर आपको देना होता है तो वो इसमें पूछ लेगा। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, कैसे भी पूछे, आप अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे, अच्छे से तैयारी किए रहेंगे तो आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम सोवियत संघ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी हम चर्चा करते हैं कि ये तो हमने आर्थिक व्यवस्था देख ली कि यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, नियोजित अर्थव्यवस्था थी, लोगों का जीवन स्तर अच्छा था, लोगों को कार्य का अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान किया गया था कि आप कार्य करने के लायक हो जाएं तो आप तुरंत हमें सूचित करें और रोजगार प्राप्त करें। तो इससे वहां पर बेकारी की समस्या नहीं थी और सोवियत संघ में हर नागरिक की जो बेसिक जरूरतें थी, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, रोजगार, ये सबको प्रदान किया जाता था। ये एक मिनिमम गारंटी थी कि आपको ये चीजें राज्य के द्वारा प्रदान की जाएंगी। तो इससे क्या हुआ कि वहां पर लोगों ने अर्थव्यवस्था में खूब योगदान दिया, इसी से उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी और सोवियत संघ जो एक समय में बड़ा ही कमजोर था वो देखते ही देखते दुनिया की एक सुपर पावर बन गया, महाशक्ति बन गया। चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, उसकी क्या विशेषताएं थी। तो राजनीतिक व्यवस्था की जो पहली विशेषता थी वो यहां पर थी साम्यवादी दल की तानाशाही। साम्यवादी दल की तानाशाही। मित्रों, हमने आपको अपने इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर हमने डाले हैं, जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है, तो उसमें हमने आपको कई बार बताया कि जो साम्यवादी व्यवस्था वाले देश होते हैं ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दल पाया जाता है, वो साम्यवादी दल होता है। उसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल वहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो चूंकि सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था थी और साम्यवादी व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ एक दल पाया जाता है, साम्यवादी दल होता है, उसके अलावा कोई दल नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी साम्यवादी दल ही था, कोई दूसरा दल था नहीं। तो इसलिए जब देखिए बड़ी सीधी सी बात है, जब किसी भी देश में एक राजनीतिक दल होगा या किसी भी क्षेत्र में सिर्फ एक प्लेयर होता है, एक खिलाड़ी होता है और दूसरा नहीं होता है ना, तो फिर वो अपनी मनमानी करने लगता है, वो जैसे चाहता है, जिस भी प्रकार से चाहता है वैसे व्यवहार करने लगता है।
तो ये एक प्रकार की तानाशाही का परिचायक होता है। तो यहाँ पर सोवियत संघ में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ साम्यवादी दल था, कोई दूसरा दल था नहीं। तो वहाँ लोगों के सामने जैसे वो अगर वोट देने जाते हैं तो उनके सामने तो फिर वो चाहे अनचाहे वो तो उसी को वोट देंगे, क्योंकि भाई दूसरा तो विकल्प है ही नहीं। जिससे मान लीजिए कि अगर आप चाहें कि हम एक्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो भारत में आप बहुत सारे राजनीतिक दल हैं या जो उदारवादी लोकतंत्र हैं वहाँ तो सत्ता प्राप्ति के लिए खुला संघर्ष होता है, बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, मतदाता जिसको चाहे उसको वोट करे। लेकिन साम्यवादी देश में ये व्यवस्था नहीं होती है, तो यहाँ तो कोई विकल्प होता ही नहीं है। आप चाहे अनचाहे आप साम्यवादी दल को ही वोट देंगे और साम्यवादी दल की आप खुली आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें वहां पे होती हैं। तो चूंकि एक दल था तो वहां पर इस दल ने अपने तरीके से मनमाने तरीके से कार्य किया, तो लोग चाहे अनचाहे इसका सपोर्ट करना ही पड़ता था। तो ये एक प्रकार से कह लीजिए कि जनता के प्रति बहुत ज्यादा उत्तरदायी नहीं होते थे। हालांकि भाई जन कल्याण ही मतलब इनका ध्येय होता था, लेकिन जैसे होता है ना, जैसे कोई व्यवस्था शुरू में आती है तो काफी समय तक अच्छा कार्य करती है, उसके जो सिद्धांत होते हैं उद्देश्य होते हैं उस हिसाब से काम करती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना कि ह्यूमन नेचर होता है, वो एक गया उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आया, उसने थोड़ा सा गड़बड़ किया, उसके बाद जो उत्तराधिकारी बना उसने और गड़बड़ कर दिया। तो ऐसे ऐसे होता क्या है ना कि वो जो जन कल्याण का भाव होता है, जो जन कल्याण का उद्देश्य होता है ना, उससे हटते हुए वो फिर कुछ दूसरी ही व्यवस्था बन जाती है। तो इसी प्रकार से जब साम्यवादी दल शुरू में वहां पर जो 1917 में क्रांति हुई थी, उसके बाद साम्यवादी दल के हाथ में सत्ता आई, तो शुरू में इसने बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद फिर होता क्या है ना कि कुछ शासक के मन में कुछ ज्यादा ही लालसा, कुछ ज्यादा ही कुछ ऐसी चीजें पैदा होती हैं कि वो जो उनका मेन उद्देश्य होता है उससे हटते हुए फिर वो दूसरे तरीके से कार्य करने लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर साम्यवादी दल की तानाशाही पाई जाती थी, तो लोगों को वो बड़ा नागवार गुजरता था। लेकिन अब चूंकि लोग मजबूर होते थे, भाई कोई दूसरा दल है नहीं, तो वहां पर वो चाहे अनचाहे आवाज भी नहीं उठा पाते थे। तो एक प्रकार से वहां पर साम्यवादी दल की एक जोर जबरदस्ती थी, तानाशाही थी, वो मनचाहे तरीके से कार्य करते थे, जनता के प्रति उनका बहुत ज्यादा कोई सरोकार भी नहीं रखते थे। भाई जनता इनकी खुली आलोचना कर भी नहीं सकती थी, ये भी तो समस्या थी ना वहां पर। तो एक तो मतलब वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें पहला मतलब ये गुण पाया जाता था कि वहां साम्यवादी दल का एकाधिकार था, साम्यवादी दल की तानाशाही थी। और वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसका जो दूसरा बिंदु है वो है कि अफसरशाही। अफसरशाही पाई जाती थी। अफसरशाही का मतलब क्या हुआ कि जो सरकारी अधिकारी होते थे वो अपने मतलब कि जैसे होता ना कि एक अधिकारी होने का जो एक रुतबा होता है या मतलब जो एक अहंकार होता है, जो एक उस प्रकार की चीजें होती हैं, तो वहां पर अफसरशाही भी बड़ी जबरदस्त पाई जाती थी। भाई चूंकि दल एक है, साम्यवादी दल है, कोई दूसरा दल है नहीं, सत्ता जब भी रहेगी इन्हीं के पास ही रहेगी, कोई दूसरा दल आ नहीं सकता क्योंकि वो है ही नहीं, सत्ता के लिए खुली प्रतिस्पर्धा है नहीं, तो दूसरे के लिए कोई चांस ही नहीं है। तब वही दल है और जो सरकार है उसने अधिकारियों को नियुक्त किया है। तो वहां पर क्या होता था कि सत्ता बदलने का डर होता नहीं था, तो साम्यवादी दल अपने तरीके से कार्य करता था और ये अधिकारी जो होते थे उनको भी किसी प्रकार का डर नहीं था। तो वो क्या होता था कि ये भी लगभग बहुत ही मतलब कि शुरू में चीजें ठीक थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे हमने बताया ना कि धीरे धीरे चीजें करप्ट होती जाती हैं, गड़बड़ होती जाती है, तो उनका जो है नेचर ही बदल जाता है। तो यहाँ पर भी अफसरशाही बड़ी जबरदस्त थी, ये भी जनता के प्रति सरोकार बहुत कम रखते थे। अगर जनता, हालांकि आवाज उठाने को इनको मौका नहीं मिलता था, अधिकार भी नहीं था, अगर किसी प्रकार से आवाज उठाई भी जाती थी तो उसकी आवाज को
कुचल दिया जाता था। तो अफसरशाही भी बड़ी जबरदस्त पाई जाती थी। और वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसका जो तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पर समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि पर सरकार का कंट्रोल था, कड़ा नियंत्रण, कड़ा नियंत्रण था। कहने का मतलब यह है कि जो संचार के साधन थे ना वो सरकार के कंट्रोल में थे, वो सरकार के अंडर में कार्य करते थे, सरकार के कंट्रोल में कार्य करते थे, सरकार के खिलाफ वो कोई चीज छाप नहीं सकते थे। तो ये चीजें थी। लेकिन जैसे जो उदारवादी लोकतंत्र होते हैं वहां पर क्या होता है कि जो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि पर सरकार का एक बहुत ही मतलब जो रूल रेगुलेशन होता है उसी के तहत ही नियंत्रण होता है। और वहां पर वहां के जो समाचार पत्र हैं, मैगजीन्स वगैरह हैं, जो भी रेडियो टेलीविजन है ना, वो सरकार मतलब कि जैसे जो चीजें होती है ना वो सरकार के खिलाफ भी अगर जनता आंदोलित है या जनता सरकार से नाराज है तो उस प्रकार की खबरें भी वो छापते, उस पर कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन जो साम्यवादी व्यवस्था थी सोवियत संघ की, वहां पर जो संचार के साधन थे इस पर सरकार का कड़ा नियंत्रण था। वो सरकार के खिलाफ खबरें नहीं छाप सकते थे, खबरें वही छपती थी जिसको सरकार कहती थी कि हाँ ये छापिए, उसको जिसको छापने का ऑर्डर देती थी वही खबर छपती थी। बाकी कोई भी खबर छप नहीं सकती थी। अगर जिसको सरकार ने कह दिया कि ये खबर नहीं छपेगी तो वो नहीं छपती थी, क्योंकि इस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता था। तो इसलिए खबरें जो भी आती थी वो सरकार के फेवर में ही आती थी और सरकार के आदेश से ही आती थी। कौन सी खबर छापना है, कौन सी नहीं छापना है, छापना है तो कितना छापना है, वो सब सरकार के द्वारा तय कर दिया जाता था। तो वहां की राजनीतिक व्यवस्था की एक विशेषता ये भी थी और चौथा क्या था कि यहाँ पर जो नागरिकों के जो अधिकार थे ना उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। इनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी क्योंकि जो सारे के सारे अधिकार होते थे वो लगभग राज्य के पास होते थे। नागरिकों को बहुत ही मतलब कि एक प्रकार से सीमित अधिकार प्राप्त होते थे। तो यहाँ पर नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में बहुत ज्यादा अधिकार मतलब नागरिकों को नहीं थे। जैसे मान लीजिए कि लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो ये जो तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं होती थी वो नहीं थी। और सिविल जो नागरिक अधिकार होता है, जो नागरिक अधिकार होता है नागरिक अधिकार, देखिए नागरिक अधिकार होता क्या है। देखिए नागरिक अधिकार कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो सरकार के खिलाफ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सिविल अधिकार कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो सरकार के खिलाफ जो होते हैं कि नागरिक की स्वतंत्रता, नागरिक की जो गरिमा होती है उसकी स्वतंत्रता जो होती है उसको वो सुनिश्चित करते हैं। तो एक प्रकार से समझिए कि ये जो सिविल अधिकार, सिविल राइट्स होते हैं, जो नागरिक अधिकार होते हैं, ये सरकार पर एक प्रकार का नियंत्रण रखते हैं, सरकार पर एक प्रकार का कंट्रोल रखते हैं, सरकार को एक प्रकार से रोकने का कार्य करते हैं कि आप नागरिकों की जो गरिमा है, जो स्वतंत्रता है, उसका आप सम्मान करिए, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो नागरिक अधिकार होते हैं वो सरकार की जो तानाशाही होती है, सरकार की जो एक प्रकार से जबरदस्ती होती है, उससे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, नागरिकों की गरिमा स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। तो ये जो
सिविल राइट्स थे, जो नागरिक अधिकार थे, ये भी सोवियत संघ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी इसमें एक प्रकार से कहिए कि नहीं प्राप्त थे, या प्राप्त थे तो बहुत ही सीमित मात्रा में, वो नाम मात्र के थे। तो यहाँ पर नागरिक अधिकारों को कोई महत्व प्रदान नहीं किया जाता था। तो जो सोवियत संघ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी कुछ ऐसी ही थी, और जो साम्यवादी दल का जो नेता होता था वही सर्वसर्वा होता था, वही जो है सर्वे सर्वा होता था। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि सोवियत संघ की जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, वो कैसी थी, वो उसकी क्या विशेषताएं थी, वो किस प्रकार से कार्य करती थी। तो ये तमाम सारी चीजें हमने आपको बताया, और उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और आप इसको थोड़ा सा किताबों से भी पढ़ने की कोशिश करिएगा, एक आध दो बार रीडिंग मार दीजिएगा, और उससे क्या होगा कि जैसे कुछ और फैक्ट्स होंगे तो वो आपकी नज़रों में आ जाएंगे। अगर वो वहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन वगैरह बनाएगा तो उससे आपका छूटेगा नहीं। तो मित्रों, आज बस यहीं तक। कल आपसे पुनः हम एक नए वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।